नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। बाजार साल की ऊंचाई पर कामकाज कर रहा है। ऐसे में इक्विटी के जरिए निवेश करें या जोखिम कम के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करें। हम आज के शो में आपको यही बताएंगे कि कैसे करें अपने फंड का चुनाव, कौन सा फंड आपको देगा बम्पर रिटर्न। हमारे साथ खास मेहमान है PPFAS म्यूचुअल फंड से जयंत पाई। जयंत, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। जयंत, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जिनके बारे में पता होता है, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो यहाँ अभी भी लोगों को बहुत सारे मिथ्स हैं म्यूचुअल फंड को लेकर, मसलन कि अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा या कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड जो टर्म है इन्वेस्टमेंट में, इसे आप किस तरीके से समझाएंगे? एक्चुअली ये समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन देखने गए तो काफ़ी आसान है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा ज़रिया है जहां एक कंपनी कई निवेशकों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेके उनके लिए निवेश करता है, भले वो स्टॉक मार्केट में हो या कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट में हो या गोल्ड या जो भी ज़रिया है, तो उनके लिए एक प्रोफेशनल मैनेजर निवेश करता है। तो इसमें जो निवेशक अपने आप को सक्षम न समझे, खुद ही इन्वेस्टमेंट जो नहीं कर सकते हैं, उनको म्यूचुअल फंड का ज़रिया उनके लिए सबसे बेहतर होगा। इसको समझने में भले ही थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें एक है कि गारंटीड रिटर्न नहीं होता है। तो जो भी निवेशकों को गारंटीड रिटर्न चाहिए उनको म्यूचुअल फंड का ज़रिया अपनाना नहीं चाहिए, लेकिन बाकी सभी निवेशकों के लिए ये काफ़ी अच्छा ज़रिया है। जी, यहाँ जयंत ये भी जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना ज़रूरी क्यों है? क्यों आखिरकार हम जब अपने इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं रिटर्न्स को देखकर, तो म्यूचुअल फंड बेहतर ऑप्शन क्यों हो सकता है? एक है कि इसमें जैसे आप आउटसोर्सिंग करते हो, लाइक अगर आपके घर में कोई कारपेंटर या प्लम्बर की ज़रूरत है, आप खुद ही नहीं करेंगे, यू विल गिव इट टू समबडी हु इज़ मोर एफिशिएंट। तो म्यूचुअल फंड ऐसा ही है। अगर आप निवेश अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो तो आप किसी दूसरे को देते हो। तो सभी विकल्पों में से म्यूचुअल फंड इसके लिए अच्छा है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एक रेगुलेटेड ज़रिया है। जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दे रेगुलेट दिस होल सेक्टर वेरी वेल, प्लस बहुत ट्रांसपेरेंट है। तो इसमें ऐसा नहीं कि आप निवेश करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें ऐसे हिडन चार्जेस है, ऐसे कुछ। आप डेली आपका जो वैल्यू है वो देख सकते हो। एंड म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको कई ऑप्शंस हैं। लाइक लोग समझते हैं कि म्यूचुअल फंड केवल इक्विटीज़ के लिए है, लेकिन गोल्ड, अभी सून प्रॉपर्टी के लिए भी एक जरिया है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, प्लस डेट फंड्स, अलग अलग विकल्प है। तो हर एक निवेशक के लिए एक दे कैन चूज एज पर देयर रिक्वायरमेंट, सो विच इज़ नॉट अवेलेबल इन एवरी अदर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। जी, जयंत ये बताइए, अगर कोई भी इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है तो सबसे पहला सवाल उसके मन में क्या हो सकता है जो उसे अपने इन्वेस्टमेंट प्लानर से पूछना चाहिए म्यूचुअल फंड के बारे में? See, before you choose any mutual fund, you should ask yourself why are you doing it. आपका जो लक्ष्य है उसी हिसाब से आपको चलना चाहिए। तो कोई भी म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा या बुरा नहीं होता है, लेकिन अगर आपके लिए सूटेबल नहीं है तो लोग समझते हैं कि वो अच्छा नहीं है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो लक्ष्य है, आप किसके लिए निवेश कर रहे हो, वो पहले क्लियर होना चाहिए। एंड उसके बाद अगर आपका जो लक्ष्य है, द रीज़न वाई यू इन्वेस्टिंग, इफ दैट इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म, से 5 साल या उसके ऊपर है, तो आपको से इक्विटी फंड्स में निवेश करना चाहिए। अगर कम अवधि के लिए ही आप रख सकते हो पैसा, तो आपको डेट फंड्स में निवेश करना चाहिए। ये एक सिंपल प्रिंसिपल है जी। इसके बाद आपका एडवाइज़र आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि अगर आपको खुद ही आपको मालूम नहीं है किसके लिए आप कर रहे हो, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। जी, और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए क्या टारगेट सेट करना चाहिए? मसलन कब से ये निवेश शुरू करना चाहिए? क्या बहुत छोटी उम्र में से करना चाहिए? मसलन 25 या 30 साल की उम्र में है तो आपको म्यूचुअल फंड में निवेश कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको लॉन्ग रन में बेटर रिटर्न्स मिलेंगे?
डेफिनेटली अगर आपको इक्विटी फंड्स में निवेश करना है तो जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है. इनफैक्ट आई थिंक दैट पेरेंट्स शुड बिगिन इन्वेस्टिंग फॉर देयर चिल्ड्रन इवन बिफोर दे स्टार्ट अर्निंग. तो सपोज़ एक से 5 साल का बच्चा है और उसके पेरेंट्स उसके लिए उसके नाम पे 15-20 साल के लिए अगर निवेश करते हैं तो वो 15 साल के बाद जो भी पूंजी जमा होती है, जब वो बच्चा देखेगा कि कितना हो गया है, ही और शी विल बी इंस्पायर्ड टू डू इट देमसेल्व्स. तो ये एक होना चाहिए. अगर ये नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट फ्रॉम व्हेन यू बिगिन अर्निंग से 23 या 24 के आसपास यू शुड बिगिन. जी, और किस तरीके से निवेश करना चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, किस तरीके से कौन सा म्यूचुअल फंड में निवेश करें, इसकी प्रक्रिया बताइए. हाँ, पहले के समय में निवेश करने का जो तरीका था वो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अभी काफ़ी आसान हो चुका है. फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले एक प्रोसीजर है नोन एज KYC. तो पहले ये KYC का जो करने का तरीका था काफ़ी लंबा था, लेकिन अभी आप ये पूरा ऑनलाइन कर सकते हो. तो इसको eKYC कहते हैं. तो eKYC के ज़रिए आप ऑनलाइन आपका KYC करके आजकल हर एक म्यूचुअल फंड आपको ऑनलाइन निवेश करने का एक ज़रिया भी देता है. कोई भी म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे अगर आप जाओगे, आप बिना आपके घर या ऑफिस से निकले आप पूरा इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसीजर है एक साथ आप कर सकते हो. सो आई थिंक इससे इजी जो कोई बहुत कम ऐसे विकल्प है. फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी, ऑल दीज अदर ऑप्शंस आर वेरी टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग, while mutual funds offer you a very easy way of investing. At least this has been the case over the last 3 years. जी, और छोटे राशि से निवेश करना फ़ायदेमंद रहता है या आपको शुरुआत में ही एक बड़े अमाउंट को इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है? हाँ, ये और एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि लोग समझते हैं कि उनको बड़े अमाउंट जब निवेश करेंगे तभी उनको फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. तो ऐसे कई ऐसे एग्जांपल्स हैं मेरे एटलीस्ट करियर में, जहाँ लोग सिर्फ 500 या 1000 रुपये पर महीना निवेश करके 15-20 साल में उन्होंने काफ़ी अच्छा एक कैपिटल या पूंजी जमा की उन्होंने. और ये आपको बाकी बहुत कम ऐसे विकल्प होंगे जहाँ ये हो सकता है. अगेन प्रॉपर्टी के लिए आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए, एंड इवन अदर थिंग्स से गोल्ड या PPF या जो भी है, भले उसमें अमाउंट कम लगे, लेकिन उसमें जो रिटर्न्स का जो प्रोफाइल है वो इससे थोड़ा अलग है. तो आप सोच समझकर अगर निवेश करेंगे तो छोटा या बड़ा अमाउंट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. और किन बातों इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन. एंड और एक SIP का जो जरिया है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दे गो थ्रू दैट. जी, और किन बातों का ध्यान यहाँ रखना चाहिए? अजयंत, ये भी आपसे जानना चाहेंगे म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले. जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको अपने आप को एक समझना चाहिए, एंड उसके बाद वंस यू आर अवेयर ऑफ ऑल द म्यूचुअल फंड को ऐसा लोग मानते हैं कि ये रिस्की है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हमेशा वही जो बड़े अक्षर में लिखा होता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. तो ये जो लाइन है वो अगर सोच समझ के फिर आप निवेश करेंगे देन तो बेहतर होगा. क्योंकि कभी फॉर पीपल आर यूज्ड टू से फिक्स्ड डिपॉजिट्स और अदर गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स, वो ये उनको हमेशा ये डर रहता है कि कैपिटल लॉस हो जाएगा. लेकिन देयर हैव बीन मेनी केसेस दैट आफ्टर सम टाइम दिस कैपिटल लॉस चांस रिड्यूसेस अ लॉट. ऐसे कई स्टडीज़ है. तो आई थिंक तो इसके लिए तो एंड सो यू आइदर यू डू इट ऑन योर ओन और यू गो थ्रू एन एडवाइजर. और लॉन्ग टर्म निवेश अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया कि उसमें पहले ही ये चीज़ होती है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो अगर लॉन्ग टर्म में आप निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो क्या उसे बीच में तोड़ने की कभी ज़रूरत पड़ सकती है? ऐसा होता है? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वो म्यूचुअल फंड की गलती नहीं है, वो आपने आपका जो एस्टिमेट है वो सही नहीं किया. तो इसके लिए आप बाकी सब जो ज़रूरतें हैं उसके लिए पैसा थोड़ा आप साइड में रख के उसके बाद ही जो बचता है सिर्फ उसको आप म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए. एंड अगेन जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, मैं जैसे पहले कहा कि म्यूचुअल फंड के अंदर काफ़ी विकल्प ऑप्शंस है. तो हम जब ये सब लॉन्ग टर्म दैट इज़ फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, तो ऐसा ना हो कि आप डेट म्यूचुअल फंड में 20 साल के लिए निवेश करें, क्योंकि तभी आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा
डेट म्यूचुअल फंड्स आर गुड ओनली फॉर पीरियड्स अप टू 2 or 3 years। जी। तो वो सब देख के आपको निवेश करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के फ़ायदे भी यहाँ जानना चाहेंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि आसानी से आप म्यूचुअल फंड पर नज़र रख सकते हैं और ट्रैक रिकॉर्ड तो देखना ही होता है, लेकिन आसानी से उस पर नज़र भी रखी जा सकती है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पर साबित होता है म्यूचुअल फंड। इसके अलावा और किस तरीके के फ़ायदे हैं? एक तो जो आपने कहा आप ट्रैक रख सकते हो, सेकेंड इज़ कि आप जिसको आप पैसा सौंप रहे हो उनका जो मेन काम है वो पैसा मैनेज करना है। सो ऑब्वियसली दे विल डू अ बेटर जॉब देन व्हाट यू कैन डू। तो आपका जो आपको देखना है कि सिर्फ आप अच्छे स्कीम में निवेश करें, उसके बाद जो है वो फंड मैनेजर देख लेगा। तो जब आप डीमैट अकाउंट के ज़रिए आप शेयर्स लेते हो, शेयर्स लेने के बाद भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रैकिंग का वो आपके ऊपर ही है। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक बार आप पैसा देते हो तो सभी काम फंड मैनेजर ही करता है। सो इट फ्रीज यू एंड इट गिव्स यू टाइम टू डू योर अदर एक्टिविटीज। जी। एट द सेम टाइम यू कैन बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम टेकिंग पार्ट। दिस इज लाइक टेकिंग पार्ट इन अ बिजनेस। जी। और जी नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनएवी को आप किस तरीके से समझाएंगे हमारे दर्शकों को? बहुत सिंपल तरीके से एक है कि आप म्यूचुअल फंड आपके लिए जो भी कंपनीज में निवेश करता है वो हर एक कंपनी का एक स्टॉक प्राइस होता है। तो वो स्टॉक प्राइस जो दिन के एंड में जो होता है, लाइक अभी 3:30 बजे जो भी म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो भी कंपनीज है उनका जो स्टॉक प्राइस है आज का 3:30 बजे का होता है, वो सब ऐड करके म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर जितने यूनिट्स हैं उनके इट इज़ डिवाइडेड बाय दैट। तो अगर टोटल वैल्यू वो पोर्टफोलियो का है 10,000 एंड अगर 1000 यूनिट है तो वो स्कीम का NAV होता है 10 रुपया। तो ये बहुत ही सिंपल वे है एक्सप्लेन करने का। उसके बाद थोड़े जो म्यूचुअल फंड के खर्चे हैं वो भी इनमें से निकालना पड़ता है, लेकिन जो बेसिक सिंपल डेफिनेशन यही है, मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। जी। तो चलिए, ये तो बहुत सिंप्लीफाइड तरीका आपने बताया हमारे दर्शकों को NAV को कैलकुलेट करने का और होता क्या है। लेकिन अक्सर ये भी एक डाउट रहता है कि SIP में निवेश किया जाए या एक मुश्त निवेश किया जाए। इन दोनों में से अगर किसी इंडिविजुअल को SIP में निवेश करना है तो किस तरीके से इधर शुरुआत करनी चाहिए और इन दोनों में से बेटर कौन सा रहता है? मेरे ओपिनियन में अगर आप इक्विटी फंड्स में निवेश कर रहे हो तो उसमें SIP का ज़रिया बेहतर है, और अगर आप डेट फंड्स में कर रहे हो तो एक मुश्त निवेश भी इतना हानिकारक नहीं होगा, क्योंकि इक्विटी फंड्स में जो है जो NAV जो हम लोग कहते हैं उसका जो फ्लक्चुएशन है वो ज़्यादा रहता है। तो अगर आप और SIP लोग समझते हैं कि इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। एक्चुअली लोग पूछते हैं कि कौन से SIP में निवेश करें, वो गलत है। हर एक म्यूचुअल फंड गिव्स यू द SIP ऑप्शन। तो अगर आप SIP और रिकरिंग डिपॉजिट में मैं ज़्यादा फ़र्क नहीं मानता हूँ। रिकरिंग डिपॉजिट आप जब बैंक का करते हो तो एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर यू विल बी पुटिंग इन अ सर्टेन अमाउंट। SIP भी ऐसा ही है। तो आप छोटा छोटा जो अमाउंट है वो आप हर महीने से, जैसे आपका सैलरी अगर फर्स्ट को मिलता है तो बाय द 5th ऑफ ईच मंथ इफ़ यू पुट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इनटू द म्यूचुअल फंड स्कीम, उसको SIP कहते हैं। इट्स अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो उसमें क्या होता है कि एवरी मंथ जो भी आप छोटा अमाउंट डालते हो, वेरी सून इट विल ग्रो इनटू अ बिग अमाउंट एंड यू विल नॉट रियली फील द पेन। आप जब एक मुश्त करते हो तो कभी कभी आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा अमाउंट डाला है, और अगर आपके कोई खर्चे होते हैं देन अगेन यू हैव टू विड्रॉ द मनी एट इन अ हरी। SIP में इसका रिस्क कम होता है। सो दैट इज़ द ओनली थिंग। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज सूटेबल टू यू। बट जनरली इक्विटी फंड्स के लिए SIP बेहतर है। जी, तो चलिए SIP एक बेटर ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। लेकिन जयंत, ये बताइए कि रेगुलर प्लान लेना चाहिए या डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए, कैसे चुनाव किया जाए? तीन साल पहले सेबी ने एक ऑप्शन दिया था इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट प्लान का। डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में कोई फ़र्क नहीं है जी। जो भी हर एक म्यूचुअल फंड ये दोनों ऑप्शन देते हैं, और जो भी इन्वेस्टमेंट्स है दोनों प्लान के अंदर वो सेम रहते हैं। लेकिन डायरेक्ट प्लान उनके लिए अच्छा है जो खुद ही अपना रिसर्च करके ये अच्छे स्कीम चुन सकते हैं। तो अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आपको रेगुलर प्लान
के ज़रिए निवेश करना चाहिए। अब ये दोनों में जो फ़र्क है इज़ इन द एक्सपेंस रेशियो। जैसे मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड के थोड़े खर्चे होते हैं, तो ये डायरेक्ट प्लान में आपको कम खर्चा लगता है एंड रेगुलर प्लान में थोड़ा ज़्यादा, यूजुअली इट्स अराउंड 0.5% एक्स्ट्रा लगता है। वो 0.5% जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन रहता है। तो अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर का एडवाइस लेते हो तो यही अच्छा होगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही वो निवेश करें, भले आपका थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा हो, बट इट मेक सेंस बिकॉज कल आपके स्थिति में कोई बदलाव आए तो डिस्ट्रीब्यूटर आपकी मदद कर सकता है जी। सिर्फ आधा टका बचाने के लिए आप ये सिर्फ डायरेक्ट प्लान में करोगे, बाद में आपको मालूम नहीं होगा कि कैसे करने का। सो आई सजेस्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड यू आर यू चूज द प्लान। जी, लेकिन जयंत यहाँ पर पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाए, उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब हम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, एक हमको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि ऑलरेडी हर एक स्कीम में 25-30 कंपनी रहते हैं, तो उसके ऊपर हमको 25-30 स्कीम का पोर्टफोलियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज अ जनरल रूल 3 या 4 अच्छे स्कीम अगर आप चुने तो काफ़ी है जी। आपको ये सिर्फ थोड़ा देखना है कि आप जो भी स्कीम चूज़ करें दे शुड नॉट बी सिमिलर टू ईच अदर। तो जैसे म्यूचुअल फंड में थोड़े कैटेगरीज होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप वगैरह। तो लार्ज कैप स्कीम्स विल इन्वेस्ट ओनली इन द लार्ज कंपनीज, से द टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया। मिड कैप कंपनीज विल इन्वेस्ट इन स्मॉलर कंपनीज। तो ऐसा ना हो कि आप आपके पोर्टफोलियो में 4 स्कीम ही चुने लेकिन चारों लार्ज कैप हो, so then that does not help you as much as a mix. जी। So as a general rule, ये जो मल्टी कैप स्कीम्स है, मल्टी कैप स्कीम्स गिव द फ्रीडम टू जो स्कीम जो फंड मैनेजर है दे कैन इन्वेस्ट इन लार्ज स्मॉल ऑल टुगेदर। तो सच स्कीम्स आर अ बेटर ऑप्शन। तो so you don't have to again worry which kind of this. तो I feel मल्टी कैप स्कीम्स आर अ गुड ऑप्शन। जी, और पोर्टफोलियो की समीक्षा किस तरीके से और कितने इंटरवल्स पे की जानी चाहिए? अगर आपका लक्ष्य लंबा हो, से 5 साल के ऊपर, तो आप मैं यही सलाह दूंगा कि आप रोज़ आपका NAV ना देखें। साल में कभी एक बार आई मीन NAV देख सकते हो, लेकिन यू नो दिस थिंग ऑफ अरे मेरा स्कीम इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, आई वांट टू चेंज इट, वो सब फिर आपको करने की यू नो यू विल बी टेम्पटेड टू डू दैट। सी एवरीथिंग टेक्स टाइम, नथिंग हैपन्स यू नो वेरी फास्ट। सो आई थिंक एज अ जनरल रूल आप साल में एक बार आपका पोर्टफोलियो यू ट्राई टू रिव्यू द पोर्टफोलियो, दैट इज गुड इनफ। जी। नहीं तो आपके लाइफ में अगर कोई चेंज आता है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू लूज योर जॉब सडनली और ऐसे कुछ लाइफ सिचुएशन में चेंज आता है, देन यू शुड रिव्यू इट, नॉट जस्ट बिकॉज वन स्कीम इज डूइंग वेल एंड अदर इज नॉट डूइंग वेल, यू शुड नॉट चेंज दैट। जी, अभी इससे पहले आपने जयंत जिक्र किया था डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए पोर्टफोलियो में, तो डाइवर्सिफाई क्यों रखना चाहिए और इससे क्या फ़ायदा होता है? से आपने देखा होगा बहुत बार, एवरीथिंग डज नॉट गो अप एंड डाउन टुगेदर। सो कई बार ऐसे हो सकता है कि कोई एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और बाकी अच्छे नहीं हो। सो वैसे तो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है ही, लेकिन देर आर सम स्कीम्स नोन एज सेक्टर फंड्स या थीमेटिक फंड्स। इसमें क्या होता है कि वो म्यूचुअल फंड मैनेजर को कंपल्सरीली एक ही सेक्टर में निवेश करने का परमिशन है। फॉर एग्जांपल से एन ऑटो फंड और एन FMCG फंड। तो आई फील दैट यू शुड अवॉइड सच स्कीम्स बिकॉज सपोज दैट सेक्टर इज नॉट डूइंग वेरी वेल बट द फंड मैनेजर हैज नो ऑप्शन बट टू कंटिन्यू इन दैट। तो जो डाइवर्सिफाइड स्कीम्स होते हैं उसमें फंड मैनेजर को काफ़ी फ्रीडम रहता है कि दे कैन स्विच द कंपनीज इन द पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन व्हाट दे फील। तो जनरली डाइवर्सिफाइड स्कीम्स यू शुड चूज एंड स्टे अवे फ्रॉम दीज अदर सेक्टर फंड्स एंड अदर थिंग्स। जी, और कुछ खास बातों का ख्याल जब हम अपना पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत करते हैं वो भी आपसे जानना चाहेंगे। तो एक है कि डोंट ट्राई एंड बाय टू मेनी स्कीम्स। जैसे मैंने कहा 3 या 4 स्कीम अच्छे हैं। आजकल देर आर मेनी वेबसाइट्स वेर यू कैन डू योर ओन रिसर्च इफ़ यू हैव द टाइम। कई लोगों के पास टाइम नहीं रहता है एंड दे डोंट हैव द एबिलिटी टू एनालाइज। तो इफ़ यू हैव इट देन देर आर सम गुड वेबसाइट्स लाइक वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन है, मॉर्निंग स्टार है। यू कैन चेक आउट विच स्कीम इज सूटेबल एंड यू नो बेस्ड ऑन देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स। अगर ये सब आप नहीं कर सकते हो तो आई वुड रियली सजेस्ट टू गो थ्रू एन एडवाइजर। जी, तो बहुत शुक्रिया जयंत, इस तमाम बातचीत के लिए इतना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, बहुत शुक्रिया। तो निवेश के लिए बहुत सी स्कीम्स हैं
जैसा कि हर बार हम आपको बताते हैं जी बिजनेस पर, लेकिन म्यूचुअल फंड के फ़ायदे क्या हैं, किस तरीके से आप सही म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं, वो हमने आपको बताया। लेकिन किसी भी स्कीम को लेने से पहले अपना फंड डाइवर्सिफिकेशन पर भी ज़रूर ध्यान दीजिए और अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा भी समय समय पर ज़रूर करें। तो फिलहाल मनी गुरु में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।